2024 के लोकसभा चुनाव की मतगणना में धांधली की शिकायत को लेकर अब कांग्रेस अदालत का दरवाजा जल्द ही खटखटाएगी। कांग्रेस ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। कई सीटों पर झोल-झाल के आरोप भी लगे हैं और ईवीएम को लेकर जो आंकड़े चुनाव आयोग की तरफ से पेश किए गए उसमें भी बहुत बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। कई सीटों पर कांग्रेस के मुताबिक जो आंकड़े हैं और जो स्थिति दिख रही है वो विचित्र है। ऐसे में इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए कांग्रेस अब अदालत की तरफ जाएगी। कांग्रेस के सीनियर लीडर और सुप्रीम कोर्ट में वकील सलमान खुर्शीद इन पूरे मामले की कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। इसकी जिम्मेदारी पार्टी ने उन्हें सौंप दी है। कम अंतर से हारी सीटों के उम्मीदवारों से कह दिया गया है कि वो अपनी अपनी सीट से जुड़े हुए मतगणना के दस्तावेज पार्टी के सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद को दे दें। ऐसे में सलमान खुर्शीद उन तमाम मामलों को देखेंगे जिसपे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार कम अंतर से हारे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि कोर्ट में जब ये मामला जाएगा तो फिर चुनाव आयोग की तरफ से जवाब क्या आता है। कांग्रेस उम्मीदवारों ने पार्टी को रिपोर्ट दी है कि मतगणना में धांधली की वजह से चुनाव वो हारे हैं। इस पे खास तौर पर बास गांव में सदल प्रसाद कांग्रेस के उम्मीदवार सबसे कम 3150 मतों से हार गए। ऐसे में सवाल ये खड़ा हुआ कि ईवीएम से जब मतगणना हो रही थी तब अचानक लाइट का चला जाना मतगणना में धांधली के आरोप को और पुख्ता करता है और उसके बाद अचानक से 3000 के अंतर से बीजेपी के उम्मीदवार को विजयी घोषित कर दिया गया। इसके अलावा देवरिया में अखिलेश प्रताप सिंह मात्र 34,000 के आसपास वोटों से हारे। वहीं महाराजगंज से वीरेंद्र चौधरी, कानपुर के अशोक मिश्रा, फतेहपुर सीकरी के रामनाथ सीकरवार और अमरोहा से दानिश अली की हार को भी पार्टी अदालत पे चैलेंज करेगी। पार्टी ने इन्हें अपनी शिकायत के साथ मतगणना से जुड़े हुए तमाम दस्तावेज सलमान खुर्शीद को सौंपने के लिए कहा है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता और मीडिया विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी राय ने यह भी बताया कि सलमान खुर्शीद पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों की शिकायतों और दस्तावेजों के आधार पर कानूनी लड़ाई आगे लड़ेंगे। इस बीच टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में जिसे अरविंद चौहान ने रिपोर्ट किया है उसमें सिर्फ यूपी के आंकड़ों पर अगर गौर करेंगे तो उससे एक शक पैदा होता है, सवाल पैदा होता है कि ईवीएम में पड़ने वाले वोट भी क्या रिजेक्ट हो सकते हैं? क्या बैलेट की तरह ईवीएम भी वोटों को रिजेक्ट करता है? क्या ईवीएम में भी बटन को सही से न दबाने पर या किसी और तकनीकी कारण से वोट रिजेक्ट हो सकते हैं? क्योंकि ईवीएम में वोट डाले गए 8,77,23,028 वोट ईवीएम में गिने गए और गिने गए वोटों में अंतर 47,894 का था। ऐसे में ईवीएम में वोट रद्द नहीं होते हैं, सबको पता है। फिर भी ये वोट कहां गए? जिन 15 सीटों पर यह आश्चर्यजनक चीजें हुई हैं उसमें वाराणसी, रायबरेली, अमेठी, कन्नौज, मैनपुरी और लखनऊ भी शामिल है। इन 15 में से 7 पर बीजेपी की जीत हुई है तो 2 पर कांग्रेस की। बाकी बची 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत हुई है। 10 सीटों पर जो कुल वोट खारिज हुए हैं उनकी संख्या 2365 है। इन 3 सीटों में फूलपुर, सलेमपुर और अमेठी है। 2036 वोट अतिरिक्त गिने भी गए हैं। ये वो आंकड़े हैं जो अधिकृत हैं और चुनाव आयोग ने काफी कुछ पर्देदारी के बाद इसे सार्वजनिक किया है। मगर ये आंकड़े ये बताने के लिए काफी हैं कि ईवीएम के जरिए गोलमाल हुआ है। बड़ी जांच की आवश्यकता है। ये कहकर नहीं बचा जा सकता कि ये आंकड़े चुनाव के नतीजे प्रभावित नहीं करते हैं। ये नतीजे चुनाव को प्रभावित करने की इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों से पता चलता है कि यूपी में 7 चरण के चुनाव की समाप्ति के बाद कुल ईवीएम में 8,77,23,028 वोट थे, लेकिन 4 जून को कुल ईवीएम वोट 8,76,75,134 एक गिनने के करके बताए गए। यह खबर टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से तमाम चीजों को सामने रखकर सामने आई है। चुनाव आयोग ने यूपी में ईवीएम के 47,894 वोट रद्द किए हैं। ऐसा क्यों किया गया है? सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के खिलाफ एक और याचिका दायर हो चुकी है। चुनाव आयोग ने चुनाव परिणाम तो 4 जून को घोषित कर दिए पर 7वें चरण की 57 सीटों के वोटिंग का डाटा 6 जून को जारी किया। अब चुनाव आयुक्त राजीव कुमार इन सवालों का जवाब देंगे। इससे बच नहीं सकते कि फॉर्म 17C का अपलोड क्यों नहीं किया गया, नफरत फैलाने वाले भाषणों पर कोई कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई, वोटिंग डेटा जारी करने में इतना समय क्यों लगा, चुनाव के दौरान चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होता रहा और चुनाव आयोग क्यों चुप रहा, सभी मतदान केंद्रों की वीडियोग्राफी क्यों नहीं कराई गई। कई और मामले हैं जिसको समअप करके एक साथ कांग्रेस इस पूरे मामले को अदालत में चुनौती देगी। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में इन चुनौतियों का अदालत में पहुंच का
क्या कुछ नतीजा होता है, क्या कुछ फेरबदल हो सकता है और क्या आने वाले वक्त में बीजेपी कुछ और सीटें हार सकती है अगर चुनाव आयोग दोबारा से मतगणना के आदेश देता है।